अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। के एच रोजन की बुक है 8 एडिशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 रिलेशंस। सेक्शन 9.1 है। अब सबसे पहले तो हमारे पास रिलेशन की डिफाइन किया है। अ रिलेशन शोज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशनशिप को शोज कराना ही रिलेशन है। अब रिलेशन से पहले आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा। फंक्शन में क्या, फंक्शन हमारे पास बेसिकली रिलेशन की ही एक टाइप होती है। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन में अगर हम एक इनपुट देते हैं तो उसके लिए, हर इनपुट के लिए हमें एक यूनिक आउटपुट मिलती है। फंक्शन इज अ रिलेशन विच ड्राइव्स वन आउटपुट फॉर ईच इनपुट, यानी कि हर यूनिक इनपुट के लिए हमारे पास एक यूनिक आउटपुट हमें मिलती है। तो फंक्शन हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है 1 और 2। दूसरा सेट है हमारे पास बी, जिसके अंदर पड़ा हुआ है 3 4 5। सबसे पहले तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टियन प्रोडक्ट देख लेते हैं कि कार्टियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। अब कार्टियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, उसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। अब उसमें कितने ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जितने एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उतने ही हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर मिलेंगे, बनेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, यानी कि ए का कार्टियन प्रोडक्ट ले रहे हैं बी के साथ। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले ए का एलिमेंट लेंगे, उसको बी के सारे एलिमेंट्स के साथ हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे। फिर हम उसका सेकंड एलिमेंट लेंगे और इसी तरह सबके साथ लिख लेंगे। मैंने 1 को लिया, पहले 3 के साथ 1 4 1 5, देन 2 3 2 4 एंड 2 5 लिख दिया। अब उसके अंदर से मैं रिलेशन बनाना चाह रही हूँ। अब वो रिलेशन हमें गिवन भी हो सकता है और रिलेशन हम लोग खुद भी ड्राइव कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाया कि हम, मुझे एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा चाहिए ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट वर्ड जो होगा वो हमारे पास क्या है, पहले सेट में से लिया गया होगा, और जो सेकंड वर्ड होगा वो हमारे पास सेकंड सेट में से लिया गया होगा। और सच दैट स्ट्रेट लाइन शोज द सच दैट, कि वो कैसा हो कि अगर मैं ए और बी को ऐड करूं तो आंसर जो है वो 6 से बड़ा या 6 के इक्वल आना चाहिए। तो ये रिलेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन करा दिया है। अब ये जो रिलेशन है ये हमारे पास क्या होता है, कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो पूरा कार्टियन प्रोडक्ट लिया है इसी के अंदर से हम लोग रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको मैं ऐड करूं तो आंसर 6 से बड़ा या 6 के इक्वल आएगा। 1 + 3 करती हूँ तो 4 आता है, जो कि 6 से छोटा है। 1 + 4 करती हूँ तो 5 आता है, वो भी 6 से छोटा है। 1 + 5 करते हैं तो आंसर विल बी 6। तो ये 6 के इक्वल है, तो मैं इस पेयर को ले लेती हूँ। 2 + 3 करते हो तो आंसर विल बी 5, जो कि हमारे पास 6 से छोटा है, तो मैं इस पेयर को नहीं लूँगी। 2 + 4 हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, जो कि हमारे पास 6 के इक्वल है, तो मैं इस पेयर को भी ले लूँगी। 2 + 5 हमारे पास 7 है, जो कि 6 से ग्रेटर आया, तो मैं इस पेयर को भी ले लूँगी। तो अब ये जो रिलेशन का आंसर आया है, ये हमारे पास क्या है, कार्टियन प्रोडक्ट का सबसेट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि हर रिलेशन जो होता है वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता, बट हर फंक्शन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई रिलेशन है तो वो फंक्शन भी हो, बट जो फंक्शन होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक रिलेशन है 3x 5y 3z। अब ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 3 जो है वो हमारे पास इस इनपुट दे रहे हैं, x आउटपुट आ रही है। यहाँ पे 3 इनपुट दे रहे हैं तो z आउटपुट आ रही है। तो हमारे पास हर सिंगल इनपुट के लिए सिंगल ही आउटपुट, हमें यूनिक आउटपुट मिलती है। बट यहाँ पे जो है 3 जो है इसकी भी इनपुट है, इसकी भी, और z की भी इनपुट है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन रिलेशन हम उसका चेक कर सकते हैं, कैसे कर, उसके वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करके। अब मैं ये वर्टिकल लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब ये जो वर्टिकल लाइन है, हर लाइन जो है वो इसको सिंगल सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। अगर ऐसा हो तो दैट्स मीन कि ये फंक्शन है। फंक्शन है तो हर फंक्शन हमारे पास रिलेशन भी होता है, तो मीन ये रिलेशन भी है। बट अगर यहाँ पे मैं इस ग्राफ की वर्टिकल्स लाइन्स ड्रॉ करती हूँ तो ये उस ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे क्या करे, कट करे। ये इस जगह पे भी इसको कट करे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो एक पॉइंट से ज़्यादा ये उसको कट करे, तो मीन ये हमारे पास रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। ओके, नाउ आवर टॉपिक इज बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है, उसकी डिफाइन 1 आपकी बुक में है। अब बाइनरी रिलेशन आर, हम रिलेशन, बाइनरी रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्म अ सेट ए टू सेट बी, यानी कि एक सेट से दूसरे सेट का जो हम लोग रिलेशन ड्रॉ कर रहे थे वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, वो रिलेशन हमारे पास ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, ये हमें डिफाइन 1 कह रही है। लेट्स, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कार्टियन प्रोडक्ट का हमारे पास क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। लेट्स सपोज एक सेट ले लेती हूँ 1 2 और एक ले लेती हूँ बी 3 4 वाई। वही पिछली एग्जाम्पल को ही मैं ले रही हूँ, उसका मैं अगेन कार्टियन प्रोडक्ट नहीं बना रही क्योंकि हमने पीछे बनाना सीख लिया है। उसका मैं रिलेशन लिख देती हूँ।
अब जो रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमें हमारे पास पहले सेट में से लिया जाएगा, और जो उसका सेकंड वर्ड होगा वो हमारे पास दूसरे सेट में से लिया जाएगा। अब जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उस सेट की डोमेन होते हैं, और रिलेशन का जो सेकंड वर्ड होते हैं वो उसकी क्या होती है, रेंज होती है। लेट्स सपोज कि अब इसकी डोमेन क्या है, इस सेट ऑर्डर्ड पेयर का जो हमारे पास पहला वर्ड है वो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये रिपीट हो रहा है तो हम जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, तो मीन इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास 1 और 2। रेंज क्या होगी, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, एंड यहाँ पे अगेन 5 है, तो मीन यहाँ पे इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 5 एंड 4। तो मीन जो मैं कार्टियन प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही, मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज योर डोमेन, एंड द सेकंड वर्ड इज योर रेंज। अच्छा, अब मुझे इसको लिखना कैसे है। अब जो 1 है वो 5 से रिलेट कर रहा है, तो उसको मैं लिखूंगी 1 रिलेट्स 5, या फिर 1 और 5 जो है वो हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू आर, यानी कि वो बिलोंग्स करें आर से। बट अगर मुझे इसको लिखना है कि वो डजंट बिलोंग्स टू आर, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, उसके ऊपर एक लाइन लगा दूंगी। इसी तरह 1 जो है अगर मैं कहती हूँ कि वो 5 से रिलेट नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, यानी कि एक सेट है ए सेट में क्या है, स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, एंड लेट बी द सेट ऑफ कोर्सेज, और बी सेट में क्या है कि हमारे पास कोर्सेज हैं, ठीक है। ए जो है वो स्टूडेंट्स जो इनरोल्ड हैं उनके मैंने नाम लिख दिया, क्या है, जैसन, गुडफ्रेंड एंड डेबोरा शेयरमैन, और सब्जेक्ट उनको मैंने सेट ए कह दिया जो हमारे पास स्टूडेंट्स है, और जो हमारे पास सब्जेक्ट कोड है उनको मैं सेट बी कह रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास जैसन है वो क्या कह रहा है, CS518 को मीन वो पढ़ रहा है, उसको स्टडी कर रहा है, तो मैं इन दोनों को ऑर्डर पेयर में लिख सकती हूँ जैसन। अब मैं पूरा नहीं लिख रही इसका नाम, और ये CS518 को स्टडी कर रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ कि जैसन जो है वो क्या कर रहा है, रिलेट्स कर रहा है इस सब्जेक्ट को, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जैसन कॉमा CS518 ये बिलोंग्स कर रहा है आर से, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास शेयरमैन है वो भी क्या कर रहा है, इसी सब्जेक्ट को रीड स्टडी कर रहा है, तो मैं उसका लिख लेती हूँ DS लिख देती हूँ, DS रिलेट्स वही सब्जेक्ट कोड लिख देती हूँ। अगर वो मैं कहती हूँ कि मीन इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, जस्ट हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन ही देखती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो जैसन है वो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, बट जो डेबोरा है वो हमारे पास क्या है, शेयरमैन जो है वो ये सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है, तो शेयरमैन के लिए तो मैं लिखूंगी कि जो DS है वो रिलेट कर रहा है CS510 से, ठीक है, उसको ऑर्डर पेयर में लिख देती हूँ। बट जो जैसन है वो इस सब्जेक्ट को रीड नहीं कर रहा, तो मैं उसके लिए लिख दूंगी जैसन रिलेट्स के ऊपर एक लाइन लगा ड्रॉ कर दूंगी कि वो उसको नहीं रीड कर रहा, ऐसे भी लिख सकती हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कोमा CS510 डजंट रिलेट्स, इनका रिलेशन है, ठीक है। दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास है लेट ए एक सेट है जिसके अंदर है 0 1 2, एंड बी इज अ सेट जिसके अंदर पड़ा हुआ है ए और बी। देन उन्होंने एक रिलेशन बना के खुद ही हमें दे दिया है, उसमें कौन सा है, 0A 0B 1A 2B इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, यानी कि ये रिलेशन कहाँ से है, A to B जो है कार्टियन प्रोडक्ट बनाया उसमें से ये रिलेशन बनाया। अच्छा, अब इसमें क्या है, 0 जो है वो A से रिलेट कर रहा है, तो हमने लिख दिया 0 रिलेट्स ए, ठीक है। तो जो है वो B से भी रिलेट कर रहा है, 1 A से रिलेट कर रहा है, बट 1 जो है वो B से रिलेट नहीं कर रहा, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगी। अब इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है यूजिंग टेबल या फिर टेबुलर फॉर्म। अब मुझे इसको ग्राफिकली कैसे देखना है कि जो सेट ए के एलिमेंट होंगे उनको मैं यहाँ पे उनके वर्टिसेस ड्रॉ कर लूँगी, ये है 0, ये है 1 और ये है 2, और जो सेट बी के एलिमेंट है A और B, और उनको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं A और B। अब जो 0 है हमने रिलेशन को देखना है, 0 जो है वो A से रिलेट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 0 से अपना जो वर्टिक्स है उसको स्टार्ट करूँगी और A पे जाके उसको एंड कर दूँगी। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, टेढ़ा हो गया, ठीक है, तो इस तरह उसको जाके ड्रॉ कर लूँगी। अब 0 जो है वो B से भी रिलेट कर रहा है, तो ये 0 ये रहा B, ठीक है। 1 जो है वो A से रिलेट कर रहा है, तो ये 1 है और ये A है। 1 जो है वो B से नहीं कर रहा, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं करूँगी। 2 जो है वो B से रिलेट कर रहा है, तो 2 और B, ये इसकी है हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग टेबल, जो उसकी टेबुलर फॉर्म, तो उसके लिए रिलेशन के लिए हम इस तरह उसके साइड पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो सेट ए होगा उसको हम इसके बॉटम पे लिखेंगे 0 1 2,
और जो सेट बी होगा उसको हम लोग इसकी राइट साइड पे लिखेंगे, क्या है, ए और बी। जिनका रिलेशन होगा उनका उनके लिए हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, और जिनका हमारे पास रिलेशन नहीं होगा उसके लिए हम लोग खाली जगह छोड़ देंगे। अब जीरो का ए के साथ रिलेशन है, ये रहा जीरो, ये है ए, ठीक है, तो इनके इसकी जगह इन दोनों का रिलेशन है तो मीन यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। जीरो का बी के साथ भी रिलेशन है तो ये जीरो ये बी, तो इसकी जगह पे भी क्रॉस आ जाएगा। वन का ए के साथ रिलेशन है तो ये वन है, ये रहा ए, तो वन का ए के साथ रिलेशन। बट वन का बी के साथ रिलेशन नहीं है तो मैं इसको खाली ही छोड़ दूंगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट करूंगी। टू का ए के साथ रिलेशन नहीं है तो इसको जगह को खाली छोड़ दूंगी, बट टू का किसके साथ रिलेशन है, बी के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी और उसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी दिखानी थी। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी सेट, बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट। यानी कि अब ये था कि हमारे पास दो डिफरेंट सेट थे और उनके ऊपर हम लोगों ने बाइनरी रिलेशन शो करवाया। अब ये है कि बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, यानी ये हमारे पास डिफाइन टू है, अ बाइनरी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए आर अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यानी कि अब हम क्या करें, मीन एक सेट की दूसरे सेट से पहले हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट शो करा के वहाँ पे रिलेशन फाइंड किया था। अब क्या करें, हम उसी सेट का उसी के साथ ही रिलेशन फाइंड करें। लेट्स सपोज एक सेट है हमारे पास ए बी, अब इसका इसी के साथ रिलेशन फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, इसका ऑर्डर पेयर कैसे बनेंगे, ए का पहले ए के साथ होगा, फिर ए का बी के साथ होगा, फिर बी का ए के साथ होगा और फिर बी का बी के साथ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और रिलेशन में मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ले लेती हूँ ए और ए ले लेती हूँ और बी ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है। अब रिलेशन हमारे पास क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, लेट ए बी द सेट। ए एक सेट है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, विच ऑर्डर्ड पेयर्स आर इन द रिलेशन। हमें रिलेशन उसने बना के दे दिया कि ए और बी हम लोगों ने लेना है, ए डिवाइड्स बी, यानी कि ए जो है वो बी को डिवाइड करना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए बना लेते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोगों को आता है। अब यहाँ से मैं 1 लूंगी और उसको पूरे सेट के साथ पहले करूंगी, तो 1 को 1 के साथ लिख दिया, 1 को 2 के साथ लिख दिया, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, फिर इस तरह 2 को लिया, उसको सबके साथ राइट कर दिया, 2 2 2 3 एंड 2 4, फिर 3 को लिया, 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4, फिर 4 को लिया, 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो ये हम लोगों ने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने राइट कर लिए। फिर हम लोगों ने रिलेशन क्या निकालना है, रिलेशन हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि जो ए है वो करना चाहिए बी को डिवाइड, यानी कि बी को अंदर रखें और ए पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास इंटीजर में आना चाहिए, ना तो वो फ्रैक्शन में आना चाहिए, ना ही वो डेसिमल में आना चाहिए। हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर्स आना चाहिए। अगर तो वैसा, क्योंकि हम लोग डिस्क्रीट में इंटीजर्स को रीड कर रहे होते हैं, अगर ऐसा आ जाता है तो मीन वो हमारे पास उस रिलेशन का पार्ट हो जाएगा। अब ये एक था कि आप लोग इसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो और वहां से देखते जाओ कि कौन कौन सा पेयर बन रहा है, नहीं तो आप इसको माइंड में भी करके डायरेक्ट इसके रिलेशन भी राइट कर सकते हो। 1 जो है वो 1 से 1 पे डिवाइड होता है तो 1 1 आ जाएगा। 2 1 2 भी होता है, ठीक है, 2 को अंदर रखो 1 पे डिवाइड करो तो भी हो जाता है। 1 3 भी होता है, 1 4 भी होता है, 2 1। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 1 को अंदर रखूं और 2 पे डिवाइड करूं, ये तो पॉइंट में आंसर आएगा, बट ये हमें नहीं चाहिए। इस तरह 2 2, यस 2 2 हो सकता है। 2 3 नहीं, मैं 3 को अंदर रखूंगी 2 पे डिवाइड करूंगी तो वो 1.5 आएगा, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। 2 4 जी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ये भी नहीं होगा, 3 2 ये भी नहीं होगा, 3 4 भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 3 मिसिंग है, 3 3 जो है वो हमारे पास होगा। नेक्स्ट टाइम 4 1 भी नहीं होगा, 4 2 भी नहीं होगा, 2 को अंदर रखती हूँ 4 पे करूँगी तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो हमें डेसिमल वाला नहीं चाहिए। 4 3 भी नहीं होगा, बट 4 4 जो है वो होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन की हमने ग्राफिकली भी इसको शो कराना है और इसको टेबुलर फॉर्म भी इसकी शो करवानी है। ओके, इस रिलेशन के लिए जब हम ग्राफिकली देखेंगे तो हमारे पास ए सेट जो है वो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ नीचे इसका आ जाएगा 4। दूसरा सेट हम लोग उसी के साथ ले रहे हैं तो अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। अब रिलेशन हमारा किसके साथ है, 1 का 1 के साथ है तो ये 1 का 1 के साथ, फिर 1 का क्या है 2 के साथ है तो ये आ गया, फिर 1 का 3 के साथ है तो यहाँ पे एरो आ गया, एंड 1 का 4 के साथ है तो यहाँ पर आ गया। हम इसको डायरेक्टेड जो नोट्स हैं उनसे एज से रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। ये वाला जो हमारे पास इसका एंड होगा वो होगा कि ये हमारे पास स्टार्टिंग जिससे स्टार्ट करें इनिशियल हमारे पास वर्टिक्स होगा, और जिस पे ये एंड हो रहा है वो हमारे पास टर्मिनल वर्टिक्स हो रहा है, वर्टिक्स होता है। ठीक है, मीन जहाँ से हम स्टार्ट करें और जिस सेट पे कह रहे हैं वहाँ पे जाके हम उसको एंड करें। तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि पहले वाले ऑर्डर पेयर से स्टार्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट से, और सेकंड वाले एंड जो एलिमेंट है वहाँ पे जाके वो टर्मिनेट हो जाता है, वहाँ पे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है तो ये 2 का 2 के साथ, नेक्स्ट 2 का 4 के साथ है,
फिर 3 का 3 के साथ है एंड 4 का 4 के साथ है। तो ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसके टेबुलर फॉर्म देख रहे हैं तो वो कैसे है, आर, और इसके बॉटम पे हम लोग पहला सेट लिखते हैं वो क्या है, 1 2 3 एंड 4, और इसके राइट साइड पे लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब 1 का 1 के साथ रिलेशन है तो यहाँ पे क्रॉस आ गया, फिर 1 का 2 के साथ है तो यहाँ पे आ गया। पहले हम लोग इस साइड वाले को रीड करेंगे, ठीक है। फिर 1 का 3 के साथ है तो ये वाली चीज़ आ गई, 1 का 4 के साथ है तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास 2 का 1 के साथ नहीं है बट 2 का 2 के साथ रिलेशन है तो यहाँ पे आ गया, 2 का 4 के साथ है तो यहाँ पे आ गया, 3 का 1 के साथ भी नहीं है, 2 के साथ भी नहीं है, 3 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ नहीं है, 4 का 1 के साथ भी नहीं है, 2 के साथ भी नहीं है, 3 के साथ भी नहीं है, जस्ट 4 के साथ था। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 में कंसीडर द रिलेशंस ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स। कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं R1 टू R6, व्हिच ऑफ दीस रिलेशंस कंटेन्स ईच ऑफ द पेयर। कुछ पेयर दिए हुए हैं, कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग इसका चेक करके बताओ कि कौन कौन सा ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के उस रिलेशन का पार्ट है या नहीं है। अब जो पहला ऑर्डर पेयर है वो है हमारे पास 1 1, ठीक है। तो 1 जो है वो हमारे पास पहला वर्ड्स होगा वो ए होगा, सेकंड वर्ड्स होगा वो हमारे पास बी होगा, ठीक है। तो हम लोग ने देखना है कि इसमें क्या कंडीशन है कि ए जो है वो हमारे पास स्मॉलर होना चाहिए बी से या फिर इक्वल होना चाहिए। तो इसमें जो ए है वो बी के इक्वल है, तो मीन 1 1 जो है वो इस का पार्ट है। 1 2 को देखते हैं, 1 जो है वो 2 से छोटा है, ठीक है। तो मीन ये इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर बन सकता है, तो ये 1 2 भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 1 को देखते हैं तो यहाँ पे 2 जो है वो 1 से बड़ा है, बट हमारी कंडीशन जो है वो ए जो है मतलब पहला वाला जो वर्ड फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से या तो इक्वल होना चाहिए या फिर स्मॉलर होना चाहिए, तो मीन ये वाला इसका नहीं हिस्सा है। 1 और -1 को देखो तो यहाँ पे 1 बड़ा है, -1 जो है छोटा है, बट हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है, मीन ये उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। 2 इज इक्वल टू 2, तो मीन ये भी इसका पार्ट है। अब इसके लिए देख लेते हैं, इसमें क्या है कि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे ए जो है वो बी से बड़ा है, तो 2 1 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे 1 जो है -1 से बड़ा है तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 इक्वल है तो ये नहीं आएगा। R3 है कि हम लोग वो वाले भी लिख सकते हैं जिसमें ये दोनों इक्वल है, और वो वाले भी लिख सकते हैं जिसमें ए जो है पॉजिटिव हो और बी जो है वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं इक्वल कौन कौन सा है, 1 1 भी इक्वल है, ठीक है। उसके बाद 1 और -1 भी इसके अंदर आ जाएगा, और 2 और 2 भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो R5 है वो ये है कि ए और बी हमारे पास कैसा होना चाहिए कि बी के अंदर मैं 1 ऐड करूँ तो वो हमारे पास ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये बी है, बी के अगर मैं अंदर 1 ऐड करती हूँ तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे तो 1 है, मीन ये नहीं है। 2 के अंदर 1 ऐड करते हो तो ये 3 बन जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये भी नहीं है। 1 के अंदर यानी कि बी के अंदर 1 ऐड करना है, बी यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 के अंदर मैं 1 ऐड करती हूँ तो वो 2 बन रहा है, तो मीन ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। अब -1 के अंदर मैं 1 ऐड करती हूँ तो ये 0 बन जाएगा, बट यहाँ पे 1 है। 2 के अंदर 1 ऐड करती हूँ तो 3 बन जाएगा, बट यहाँ पे 2 है तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। अब यहाँ पे R5 में कैसा है, R6 में कि अगर ए और बी को मैं ऐड करूँ तो आंसर जो है वो 3 से छोटा या 3 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया, जो कि 3 से छोटा है, तो मीन ये वाला ऑर्डर पेयर इसमें आ जाएगा। 1 और 2 को ऐड करती हूँ तो 3 आएगा, जो कि इसके इक्वल है, तो ये भी ऑर्डर पेयर आ जाएगा। 2 और 1 को ऐड करती हूँ तो 3 आता है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। 1 और -1 को ऐड करते हो तो 0 आता है, 0 जो है 3 से छोटा है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। 2 और 2 को ऐड करते हो तो 4 आता है, जो कि इससे बड़ा है, तो मीन ये इसके अंदर नहीं आएगा। R3 में वो लेने हैं जहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल कहाँ पे हैं, एक तो 1 1 है और दूसरा हमारे पास क्या है 2 2। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 5। डेफिनेशन नंबर 3 है रिफ्लेक्सिव की। कोई भी रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उस सेट का हर एलिमेंट जो है उसके हमारे पास वो खुद से ही रिलेट कर रहा हो, ठीक है, यानी सेल्फ रिलेशन हो उसका, तो दैट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इफ़ ए ऑर्डर पेयर ए रिलेट्स विद ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 7। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन। एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और नीचे हमारे पास 6 रिलेशन दिए हुए हैं। हम लोगों ने उसको देख के बताना कि कौन सा रिलेशन जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ओके, तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें कुछ हमारे पास रिलेशंस दिए हुए हैं, हमने उन रिलेशंस के बारे में बताना है कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है। अब तो सेट हमारे पास क्या है, उसके अंदर 1 पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है और 4 पड़ा हुआ है। अब पहले वाला जो रिलेशन है उसके अंदर 1 1 तो पड़ा हुआ है, ठीक है, 2 2 भी पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे जो है वो ऑर्डर पेयर 3 यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 3 और 3 जो है वो नहीं पड़ा हुआ। ये थोड़ा फनी सा लिखा जा रहा है, बट इट्स ओके, ठीक है।
तो 4 भी पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे 3 ना होने की वजह से ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब R2 को देख लेते हैं, तो R2 में 1 तो पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे जो है 2 वर्ड चूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे 2 और 2 जो है वो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, 2 भी पड़ा हुआ है, 3 भी पड़ा हुआ है और 4 भी पड़ा हुआ है, और हमारे पास सेट में सिर्फ यही 4 एलिमेंट है। तो दैट्स मीन कि इसके अंदर हमारे पास हर सेट के हर एलिमेंट के लिए उसका सेल्फ रिलेशन पड़ा हुआ है, वो सेल्फ रिलेट भी कर रहे हैं। तो R3 जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। R4 को देख लेते हैं। R4 में हमारे पास नहीं है, ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 ना ही 4 पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास R4 जो है ये रिलेशन नहीं है। R5 में देख लेते हैं, 1 पड़ा हुआ है, 2 भी पड़ा हुआ है, 3 भी पड़ा हुआ है और 4 भी पड़ा हुआ है। तो R5 जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। R6 जो है वो हमारे पास जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ना ही 3 पड़ा हुआ है और ना ही कोई 4 पड़ा हुआ है। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 के लिए हम लोग ने बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर रीड करेंगे। एग्जाम्पल 5 को रीड करने वाले हैं। ओके, R1 में देखते हैं कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो R1 में कैसे एलिमेंट पड़े हुए हैं? ए वो पड़ा हुआ है जो बी से छोटा हो या फिर इक्वल हो। तो छोटे वाले को हम नहीं देख रहे, क्योंकि उसके अंदर आर यूज हो रहा है, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो मीन ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल का मीन है कि वो जब ए बी के इक्वल होता है तो मीन वो सेल्फ रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो दैट्स मीन कि वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। R2 में देखें, R2 में ऐसे एलिमेंट हैं जो ए से बड़े होंगे। अब वो ए से बड़े होंगे तो मीन उनके अंदर जो है वो हमारे पास वो सेल्फ रिलेट नहीं कर रहे होंगे। तो दैट्स मीन कि वो हमारे पास R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 में किस तरह के एलिमेंट होंगे? जो या तो ए बी के इक्वल होंगे, या फिर ए जो है वो पॉजिटिव होगा, बी जो है नेगेटिव होगा। तो अगर इसको मैं ना भी देखूं तो ए जो है वो क्या है, बी के इक्वल होना चाहिए। तो दैट्स मीन के वहां पे उनका सेल्फ रिलेशन मौजूद होगा। तो R3 भी जो है वो रिफ्लेक्सिव है। R4 में तो ऑलरेडी इक्वल ही यूज हो रहे हैं, जिसमें ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए। तो दैट्स मीन कि वो भी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। R5 में किस तरह का एलिमेंट है जिसमें अगर बी के अंदर मैं 1 ऐड करूँ तो वो हमारे पास ए के इक्वल आता है। यानी कि ऐसे एलिमेंट, लेट्स सपोज के मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि एक 2 ले लेती हूँ ए की जगह पे, और बी की जगह पे मैं 1 ले लेती हूँ। अब बी जो है, बी के अंदर इसमें यानी कि इसमें मैं अगर 1 ऐड करूँ तो ये क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मीन इस तरह वाले एलिमेंट होंगे। तो इस तरह वाले एलिमेंट होंगे तो दैट्स मीन कि वहाँ पे ना तो 2 होगा और ना ही वो 1 होगा। मीन वहाँ पे सेल्फ रिलेट करने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट जो है वो इस तरह के आएंगे। दैट्स मीन ये भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा। अब इसमें किस तरह का एलिमेंट है? इसमें इस तरह का एलिमेंट है कि अगर ए और बी को ऐड करूं तो आंसर जो है वो हमारे पास या तो 3 से लेस आएगा या फिर 3 के इक्वल आएगा। लेट्स सपोज मैं एक ऐसा ऑर्डर पेयर ले लेती हूँ जिसमें 0 और 1 पड़ा हुआ है। तो मैं 0 और 1 को मैं ऐड करती हूँ तो वो 3 से लेस तो आ जाता है। मीन वो इस प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट्स मीन के जो R6 है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 में वो पूछ रहा है कि इज द डिवाइड्स रिलेशन, के जो डिवाइड्स रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिफ्लेक्सिव, कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो अब सबसे पहले तो इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं? वो जिसके अंदर 0 भी आए, प्लस माइनस 1 भी आए, प्लस माइनस 2 भी आए, एंड सो ऑन। बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, मीन नेगेटिव वाले जो है वो नहीं आएंगे। अब डिवीजन प्रॉपर्टी की बात करें तो डिवाइड जो है, अगर कोई भी मैं एलिमेंट लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं 1 लेती हूँ, 1 को 1 पे ही डिवाइड करती हूँ तो आंसर हमें मिल रहा है ना, तो आंसर 1 आएगा। इसी तरह मैं 2 को लेती हूँ, 2 को 2 पे डिवाइड करती हूँ तब भी आंसर हमें मिल रहा है। तो मीन आंसर हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेसिमल में आंसर चला जाए या कुछ भी है, ठीक है। तो मीन कोई भी मैं वैल्यू ले लूँ जी के अंदर से, पॉजिटिव इंटीजर्स में से, और उसको डिवाइड करूँ तो आंसर जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। यहाँ पे ए में क्या ले रही हूँ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रही हूँ। तो अगर तो ऐसा पॉसिबल है, दैट्स मीन कि वो रिफ्लेक्सिव है। बट अगर मैं स्पेशल केस की बात करूँ, लेट्स सपोज अगर मैं 0 को ले लेती हूँ, 0 को मैं डिवाइड करती हूँ तो ऐसा डिवीजन उसकी पॉसिबल ही नहीं है। तो फॉर 0 दैट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है।
अगर मैं ज़ीरो के अलावा बाकी पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करती हूँ तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा, बट जब ज़ीरो की बात आ जाए तो ज़ीरो जो है वो ज़ीरो को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ीरो जो है वो किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता, आपको पता है वो अनडिफाइंड में चला जाता है। तो दैट्स वाई वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन नंबर ये 3 थी। नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग रीड करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, ये हम ऑर्डर पेयर में देख रहे हैं। अब जो सिमेट्रिक है वो हमारे पास कैसा होता है, सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर कोई भी एक सेट है, उसके पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक ऑन ही नहीं किया। ओके, अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक ये होता है कि लेट्स सपोज कि अगर कोई भी सेट है उसके अंदर ए बी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमारे पास बी ए भी उसी सेट में पड़ा होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर में, मीन उस रिलेशन में पड़ा होना चाहिए। अगर तो ऐसा हो जाता है दैट्स मीन कि वो रिलेशन जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी कि अगर किसी भी रिलेशन में हमारे पास 3 4 का ऑर्डर पेयर पड़ा हुआ है तो उसके लिए लाजमी तौर पर 4 3 का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दैट्स मीन कि वो रिलेशन जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक है। और एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर किसी भी रिलेशन में हमारे पास ए बी का ऑर्डर पेयर पड़ा हुआ है और बी ए का भी ऑर्डर पेयर पड़ा हुआ है, तो उसका मीन होता है कि वो जो ए है वो इक्वल होगा हमारे पास बी के, तो दैट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। ओके, एग्जाम्पल नंबर जो 10 है उसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द रिलेशन फ्रॉम एग्जाम्पल 7, कि हम लोगों ने एग्जाम्पल 7 को देखना है और बताना है कि कौन से रिलेशन जो है आर सिमेट्रिक है एंड विच आर एंटी सिमेट्रिक है, कौन से हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक है और कौन से यहाँ पे हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। ओके, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में जो पहला रिलेशन है वो है हमारे पास R1। अब हम लोगों ने देखना है कि R1 सिमेट्रिक है या नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर हमारे पास ए बी पड़ा हुआ है किसी भी सेट उसके अंदर ऑर्डर पेयर के अंदर कोई भी ए बी पड़ा हुआ है रिलेशन, मीन किसी भी रिलेशन के अंदर अगर ए भी पड़ा हुआ है तो लाजमी तौर पे उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए। अगर बी ए पड़ा हुआ है तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। तो हम लोग अपने रिलेशन में देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हो सकती है, मीन सेम पेयर जो होते हैं वो हमारे पास हो सकते हैं। 1 1 ओके है, उससे हमें कोई इशू नहीं है। 1 2 के लिए देखते हैं। 1 2 के लिए हमारे पास लाजमी तौर पे 2 1 होना चाहिए जो कि पड़ा हुआ है। 2 2 ओके है। 3 4 के लिए हमारे पास लाजमी तौर पे 4 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 3 नहीं है। 4 1 के लिए 1 4 होना चाहिए था, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है। दैट्स वाई जो R1 है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब R2 पे आ जाते हैं। तो R2 में देखिए 1 1 पड़ा हुआ है, दैट इज ओके। 1 2 है तो 1 2 के लिए 2 1 लाजमी होना चाहिए। तो मीन 1 2 के लिए 2 1 पड़ा हुआ है, दैट्स मीन कि ये हमारा R2 जो है वो सिमेट्रिक है। R3 पे आ जाते हैं। तो R3 में जो है वो 1 1 पड़ा हुआ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हमें डायगोनल एंट्री से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अब 1 2 है, 1 2 के लिए लाजमी तौर पे हमारे पास 2 1 होना चाहिए जो कि ये पड़ा हुआ है। 1 4 के लिए हमारे पास 4 1 होना चाहिए जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज है, तो ये इनको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मेन R3 भी जो है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास R4 है। R4 में 2 1 पड़ा है, 2 1 के लिए 1 2 होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। बस एक ही नहीं पड़ा हुआ तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो R4 जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। R5 को देख लेते हैं। 1 2 पड़ा हुआ है, 1 2 के लिए 2 1 हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो मीन ये भी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। 3 4 पड़ा हुआ है, 3 4 के लिए हमारे पास 4 3 का होना ज़रूरी था, बट यहाँ पे 4 3 भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अभी इसी का हम लोगों ने क्या किया, सिमेट्रिक बता दिया है। अभी हमने इनका एंटी सिमेट्रिक के लिए बताना है। ओके, एंटी सिमेट्रिक हमें क्या कहता है कि अगर किसी सेट में ए बी पड़ा हुआ है और साथ में बी ए भी पड़ा है, तो फिर लाजमी है कि वो जो ए है वो क्या होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर क्या ऐसा होता है कि लेट्स सपोज कि ए बी पड़ा हुआ है बट बी ए नहीं पड़ा हुआ, तो वो कब होगा, जब ए जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू बी होगा, ठीक है। यानी कि जब डिफरेंट एंट्रीज होंगी तो ऐसा पॉसिबल है कि ए बी पड़ा हो और बी ए ना हो। बट एंटीसिमेट्रिक हमें बेसिकली क्या क्या आ रहा है कि अगर किसी रिलेशन में ए बी पड़ा हुआ है और साथ में बी ए भी पड़ा हुआ है, तो लाजमी तो उसका यही मीन होगा कि ए जो है वो बी के इक्वल है। तो इसको रिलेशन के लिए चेक कर लेते हैं। अब इसमें जो सेम एंट्रीज हैं उनको तो हम नहीं देखेंगे, डायगोनल एंट्रीज को, 1 2 को देखते हैं। अब 1 2 भी पड़ा हुआ है, 2 1 भी पड़ा हुआ है, बट यानी कि ए बी भी पड़ा हुआ है, बी ए भी पड़ा होगा। और ये कब पॉसिबल है, जब दोनों नंबर इक्वल होंगे। क्या 1 और 2 जो हैं वो इक्वल हैं, 1 1 है 2 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट्स वाई ये हमारे पास जो R1 है ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको देख लेते हैं नीचे वाले में। 1 2 है, 1 2 के लिए 2 1 भी पड़ा हुआ है, बट जो 1 2 है वो दोनों सेम नहीं है, ठीक
क्या इक्वल नहीं है? क्या कभी 1 2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ये भी हमारे पास सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। R3 में देख लेते हैं 1 2 पड़ा हुआ है, 1 2 के लिए 2 1 पड़ा होना चाहिए, 2 1 हमें मिल गया। बट अगेन वही सेम लॉजिक के 1 और 2 जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, तो R3 भी जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं 2 1 पड़ा हुआ है, 2 1 के लिए 1 2 का होना जरूरी है, ठीक है। मेन कंडीशन ये थी ना कि अगर ए भी पड़ा हुआ है और साथ में बी ए भी पड़ा हुआ है तब वो दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 1 तो पड़ा हुआ है बट 1 2 हमें कहीं पे नहीं दिख रहा, तो जब 1 2 नहीं है तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब 1 और 2 जो है वो दोनों नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। इसका ये मीन है कि 1 अगर दो नंबर डिफरेंट हैं, वो दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास एक पेयर पड़ा हुआ है दूसरा पेयर ना पड़ा हो तो दैट इज ओके। दैट्स आई मीन अब मैं इसको कह सकती हूँ कि ये एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि वो कंडीशन तब के लिए थी जब ए बी भी होता और बी ए भी होता, तब जरूरी था कि ए और बी जो थे वो इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ पे हमें 2 1 तो मिल गया बट 1 2 तो है ही नहीं। जब चीज है ही नहीं तो हम आगे उसकी कंडीशन नहीं चेक करेंगे। इसी तरह 3 1 है, 3 1 के लिए 1 3 नहीं पड़ा हुआ, जब 1 3 नहीं पड़ा हुआ तो हम उसको आगे चेक भी नहीं करेंगे। सेम फॉर द 3 2 4 1 4 2 4 3, दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या है, दिस इज एंटीसिमेट्रिक। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सेम एंट्रीज को हम चेक नहीं करते। 1 2 के लिए 2 1 का 2 1 हो तभी हम उस कंडीशन को चेक करेंगे, बट यहाँ पे कहीं पे भी 2 1 नहीं है तो हम इसको चेक नहीं करें। सेम फॉर द 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, तो इनकी जो दूसरी एंट्रीज है वो हमारे पास नहीं पड़ी होगी, तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। अब यहाँ पे 3 4 को हम कब चेक करते, जब हमारे पास 4 3 पड़ा होता। जब 4 3 ही नहीं पड़ा हुआ तो हम उसको आगे कंडीशन नहीं चेक करेंगे, तो दैट्स वाई ये भी हमारे पास एंटीसिमेट्रिक है। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 10 थी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7 सॉरी 11। 11 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द दीज रिलेशन फ्रॉम एग्जाम्पल 5 आर सिमेट्रिक एंड विच आर एंटीसिमेट्रिक है। अब हमने क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 को रीड करना है और बताना है कि कौन से हमारे पास सिमेट्रिक हैं और कौन से हमारे पास जो है वो एंटीसिमेट्रिक हैं। तो इसको देख लेते हैं। ओके सबसे पहले तो हम सिमेट्री के लिए चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे अब इनक्वालिटीज आ गया, अब इनक्वालिटी के लिए अगर मैं सिमेट्रिक देखूँ तो वो कैसी कुछ बनेगी। बेसिकली तो सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है कि अगर ए बी पड़ा हुआ है तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमारे पास बी ए भी पड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसको सिमेट्रिक में देखूँ मीन सिमेट्रिक में, अब इनक्वालिटी में देखते हैं तो पहला जो रिलेशन है उसमें हमारे पास क्या है, पहले रिलेशन में हमारे पास है कि ए जो है वो या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। अब अगर मैं देखती हूँ कि वो लेस देन है, अगर ए जो है एक नंबर है वो बी से छोटा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी भी उससे छोटा हो एट अ सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम पे क्या बी ए से छोटा हो सकता है और ए बी से छोटा हो सकता है। लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ 2 जो है वो मैं कहती हूँ कि उसको मैं कहती हूँ ए है वो 3 से छोटा है, क्या सेम टाइम पे 3 जो है वो भी 2 से छोटा हो सकता है? तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब R2 को देख लेते हैं। R2 में भी वही सेम चीज़ है कि हमारे पास A जो है वो B से बड़ा है। यहाँ पे यही इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। 3 जो है वो 2 से बड़ा है, क्या 2 सेम टाइम पे 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो R2 जो है वो भी सिमेट्रिक नहीं है। अब R3 को देख लेते हैं। R3 में किस तरह के पड़े हुए हैं पेयर्स, ऑर्डर पेयर। एक में ये या तो A जो है वो B के बराबर होगा या A पॉजिटिव होगा और B जो है वो नेगेटिव होगा। आर का मीन है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। आई मीन ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है और ए इज इक्वल टू माइनस बी भी हो सकता है। तो अगर मैं नेक्स्ट वाली को ना देखूं, जस्ट इसी पहले वाली को देख लूं, तो ए इज इक्वल टू बी है, तो ये हमारे पास क्या है, ए बी होने का मीन है जब वो इक्वल है, दोनों नंबर्स हमारे पास। मैं कोई भी कह देती हूँ ए बी के इक्वल कब होगा, जब ए हमारे पास बी जो है वो ए होगा, मीन वो दोनों सेम है ना, वो इक्वल है, तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। फोर उसमें भी क्या है, ए और बी जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है, तो इक्वल है, दैट्स व्हाई वो भी हमारे पास सिमेट्रिक है। ओके R5 को देख लेते हैं। R5 में क्या है कि ए जो है वो कैसा होना चाहिए कि अगर मैं बी के अंदर 1 ऐड करूं तो वो हमारे पास एक इक्वल आ जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या सेम टाइम पे ऐसा पॉसिबल है कि बी ए के अंदर मैं 1 ऐड करूं और वो एक इक्वल आ जाए, यानी कि कोई ऐसा नंबर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है कि अगर मैं बी के अंदर 1 ऐड करूं तो वो ए बन जाए एट द सेम टाइम कि उसी ए के अंदर मैं 1 ऐड करूं वो बी बन जाए। कभी ऐसा सुना? लेट्स सपोज अगर मैं मान लेती हूँ कि ए जो है वो हमारे पास 2 है और बी जो है वो मैं कह देती हूँ कि 1 है, ठीक है। अब मैं 1 के अंदर 1 ऐड करती हूँ तो वो 2 तो बन जाता है, बट अब क्या मैं ए के अंदर 1 ऐड करूँ, ए क्या था 2 था, ए के अंदर मैं 1 ऐड करूँ तो क्या वो बी बन जाता है? बी हमारे पास 1 है, ये पॉसिबल नहीं है।
तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। अब R6 को देख लेते हैं। अच्छा, जो ये R3 था, इसमें हमने पहले वाली प्रॉपर्टी को तो चेक कर लिया, बट दूसरे वाली हमारे पास क्या है कि A पॉजिटिव हो और जो B है मतलब वो एक दूसरे के, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो सकता है ना, तो A हमारे पास माइनस बी के इक्वल हो सकता है। सेम अगर मैं B लिखूँ तो वो माइनस ए के इक्वल हो सकता है ना। तो दैट्स वाई ये हमारे पास था, जो था वो हमारे पास था सिमेट्रिक था। लेट्स सपोज मैं, तो मेन हमने क्या किया, ए के लिए जो हमारे पास R3 है उसके लिए ए इक्वल टू बी के लिए भी देख लिया और ए इज इक्वल टू माइनस बी के लिए भी पॉसिबल था। मेन अगर हमने दोनों कंडीशंस को चेक करना है, अगर दोनों हमारे पास सिमेट्रिक हो तभी वो सिमेट्रिक होगा, अगर अदरवाइज नहीं होगा। अब लास्ट जो इसका है ए प्लस बी, अगर के हम लोग ए और बी को ऐड करें तो वो हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं इनकी जो है सीक्वेंस उसको चेंज कर दूँ, पहले बी लिख दूँ बाद में ए लिख दूँ, तो क्या वो तब भी हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज ए हमारे पास क्या है, 0 है, बी हमारे पास क्या है, 1 है। तो इनको मैं ऐड करते तो आंसर विल बी 1। तो वो जो आंसर है वो हमारे पास 3 से छोटा ही है ना। तो अगर मैं इन दोनों की जगह चेंज कर देती हूँ, 1 प्लस 0 कर देती हूँ, तब भी तो आंसर सेम ही रहेगा ना। तो और वो भी हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दैट्स वाई ये हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक है। अब हमने सिमेट्रिक के लिए देख लिया, अब हम इसको देख लेते हैं एंटी सिमेट्रिक के लिए। क्या ये हमारे पास सारे रिलेशन जो हैं वो एंटी सिमेट्रिक हैं या नहीं? अब यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए कौन कौन से थे? R3 हमारे पास सिमेट्रिक था। क्यों था? क्योंकि उसके अंदर इक्वालिटी भी आ रही थी और एक नंबर दूसरे का नेगेटिव भी हो सकता है। और R जो है हमारे पास 4 है, वो हमारे पास दोनों नंबर इक्वल थे तो वो भी सिमेट्रिक थे। और R6 में अगर हम उनकी जगह चेंज भी कर दें तभी वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक रहेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं एंटी सिमेट्रिक के लिए। तो पहला हमारे पास क्या है कि ए जो है वो इक्वल लेस देन आर इक्वल टू बी है। सिमेट्रिक हमारे पास कब होता है? जब ए बी भी हो और बी ए बी हो, तब वो क्या होता है हमारे पास, वो ए जो है वो दोनों नंबर्स यानी कि हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब मैं R1 को चेक कर लेती हूँ। R1 में क्या है कि ए लेस देन आर इक्वल टू बी है। इसमें ऐसे वाले पेयर्स आ रहे हैं और हमने कहा था कि अगर ये हो और साथ में ये भी पड़ा हो तब हम इस कंडीशन को देख देते हैं। अब ए जो है, इनक्वालिटी हमारे पास ये होती है कि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा नंबर पहले वाले से छोटा है तो दैट्स मीन कि वो दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल है। अगर ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू बी है और बी जो है वो भी लेस देन आर इक्वल टू ए है, तो ये कब होगा? इसका मीन यही है कि ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो यही हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। तो दिस इज एन एंटी सिमेट्रिक। सेम फॉर द R2 इज आल्सो एंटी सिमेट्रिक की अगर यहाँ लेस देन की बजाय हम इक्वल यूज कर लें। अब आ जाते हैं R3 पे। तो क्या R3 हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है? तो ए और बी जो है वो तो हमारे पास, अगर ए इज इक्वल टू बी आ जाए तो इसका मीन है कि इसके अंदर ऑर्डर पेयर किस तरह के होंगे कि उनका सेल्फ रिलेशन बन रहा हो, यानी कि इस तरह के पेयर्स आ जाएंगे, वो खुद ही आ जाएंगे, ए का ए के साथ पेयर आ गया, ठीक है, इस तरह वाले। तो वो तो पॉसिबल है, बट ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल की तरह देख लूँ कि अगर कोई भी एक रिलेशन है जिसके अंदर 2 - 2 पड़ा हुआ है, ए को मैं कह रही हूँ 2 और बी मैं कह रही हूँ -2, और उसके अंदर -2 और 2 का भी पेयर पड़ा हुआ है, ये दोनों हमारे पास क्या कर रहे हैं, आर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों उस रिलेशन के हिस्सा है। तो क्या -2 जो है वो कभी भी इक्वल हो सकता है 2 के? नहीं हो सकता। दैट्स वाई R3 जो है ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब R4 जो है वो अगेन इक्वल वाली प्रॉपर्टी आ गई है, तो उसके अंदर किस तरह के पेयर आ जाएंगे, वो उनका सेल्फ रिलेशन वाले पेयर आ जाएंगे। तो दैट्स वाई ये भी हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। अब A इज इक्वल टू बी प्लस 1 है, तो इसके लिए हमें लाजमी तौर पे B इज इक्वल टू ए प्लस 1 चाहिए होगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर जो है 7 में देखा था कि अगर ए बी है और बी ए पढ़ा ही नहीं है, तो इस कंडीशन को चेक करना हमारे लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब ए भी पढ़ा और बी ए पॉसिबल ही नहीं है उसका जनरेट करना, तो इसको चेक करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 है, उसके लिए हमें ये चाहिए होगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये चीज़ ही नहीं है तो उसके लिए आगे कंडीशन चेक नहीं करेंगे, तो इसको हम कह देंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। R6 ओके, इसके लिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम ली थी कि ए को क्या लिया था, 0 लिया था, बी को क्या लिया था, हम लोगों ने 1 लिया था, और हमने कहा था सिमेट्रिक के लिए उसको देख रहे थे कि जगह चेंज कर दे तो भी उस कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो 3 से लेस आएगा, इसका आंसर 0 और 1 करूंगी तो अब 1 + 0 करूंगी तो भी आंसर हमारे पास क्या होगा, इसी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। बट क्या 1 और 0 जो है वो इक्वल हैं?
हमारे पास कंडीशन तो यही होती है ना एंटी सिमेट्रिक की, कि अगर ए बी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है तो उसके लिए लाजमी तौर पे ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिमेट्रिक में भी देखा था कि अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 में जो इसकी दूसरी कंडीशन थी, यानी कि ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 तो हो सकता है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो हम इक्वल वाली चीज़ को नहीं देखेंगे और इसको कह देंगे कि ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक है। बट यहाँ पे तो 0+1 जो है वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि हाँ वो उससे लेस आएगा, और 1+0 भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि हाँ जी वो भी 3 से जो है वो लेस आएगा। तो मीन ये है कि ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, बट 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। दैट्स वाई जो R6 है वो हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 इज द डिवाइड्स रिलेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सिमेट्रिक, इज इट एंटी सिमेट्रिक। जो हम लोगों ने डिवाइड्स रिलेशन देखा था पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर रिफ्लेक्सिव के लिए, वही चीज़ अब हम किसके लिए देख रहे हैं, सिमेट्रिक के लिए देख रहे हैं और एंटी सिमेट्रिक के लिए देख रहे हैं। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए जो अब डिवीजन के ऊपर देख रहे हैं, तो अगर ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए क्या हमारे पास पॉसिबल होना चाहिए कि जो बी है वो भी ए को डिवाइड करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है दैट्स मीन कि वो हमारे पास सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 को मैं अंदर रखूंगी, 2 पे डिवाइड करूंगी, आंसर विल बी 2। तो क्या 4 जो है वो भी 2 को डिवाइड करेगा? तो इसको मैं जब करूंगी 2 को अंदर रखूंगी, 4 पे डिवाइड करूंगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, डेसिमल में आंसर देगा, ठीक है। इशारिया में आंसर देगा, पॉइंट में आंसर देगा। तो हमें पॉइंट में तो आंसर चाहिए नहीं, हमें तो इसका सिंपल सिंपल इंटीजर्स में आंसर चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकती। ए बी तो हम लोग पॉसिबल है, बट बी ए नहीं हो सकता। अगर इसके लिए कोई और एग्जाम्पल लूँ, मैं 0 को करती हूँ, 0 जो है वो डिवाइड्स करता है 1 को, यस दिस इज पॉसिबल। बट क्या 1 जो है वो 0 को डिवाइड कर सकता है? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर डिवाइड्स के लिए होल्ड नहीं करती, ये यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर जो ए है वो बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और एट द सेम टाइम जो बी है वो ए को डिवाइड कर रहा है, तो ये कब होगा, जब ए और बी जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक, हमें कुछ ऐसा कह रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन नंबर 5, जो कि है ट्रांजिटिव। अब कोई भी जो ऑर्डर पेयर है या कोई भी चीज़ रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हमारे पास कब होगा, if whenever AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R for all ABC belongs to R। यानी कि अगर कोई भी रिलेशन है उसके अंदर AB पड़ा हुआ है और उसके अंदर BC भी पड़ा हुआ है, तो लाजमी तौर पे उसके अंदर AC भी पड़ा होना चाहिए। लेट्स सपोज कि कोई भी रिलेशन है उसके अंदर हमारे पास 1 3 पड़ा हुआ है और साथ में 3 2 भी पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज योर AB एंड दिस इज योर BC। तो BB को रहने दो, A और C को हमारे पास वो भी लाजमी तौर पर उसके अंदर पड़ा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी AC यानी कि हमारे पास क्या पड़ा होना चाहिए, 1 और 2 पड़ा होना चाहिए। यानी कि किसी भी रिलेशन के अंदर अगर हमारे पास 1 3 पड़ा हुआ है, साथ में 3 2 भी पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर 1 2 लाजमी होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ किसी भी रिलेशन के अंदर 3 पड़ा और 2 पड़ा हुआ है और साथ में 2 1 भी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए लाजमी तौर पे 3 और 1 का होना भी ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जाता है दैट्स मीन कि वो हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है, वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 है विच ऑफ दीज रिलेशंस आर, जो है एग्जाम्पल 7 के, जो एग्जाम्पल 7 के अंदर रिलेशन है क्या वो हमारे पास ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास ये वाले रिलेशन है। अब इसमें हर रिलेशन के लिए हम लोग ने बताना कि क्या वो हमारे पास जो है रिलेशन वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यानी कि अब ट्रांजिटिव क्या था कि अगर किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर ए बी पड़ा हुआ है और साथ में उसके बी सी भी पड़ा हुआ है, तो लाजमी तौर पे उसके अंदर ए सी का होना ज़रूरी है। अगर तो ऐसा हो जाता है तो दैट्स मीन कि वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अगर नहीं होता तो दैट्स मीन कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब R1 में इसमें भी हम लोग जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको नहीं देखेंगे, यानी कि जो सेम पेयर जिनका सेल्फ रिलेशन है उनको नहीं देखेंगे। इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ, ठीक है। अब 1 2 है, ठीक है। 1 2 के लिए मुझे ये सबके लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 2 है तो इसका मतलब है कि मुझे जैसे कि 2 बी, यहाँ पे क्या है 2 है, तो जो नेक्स्ट पेयर स्टार्ट होगा उसको बी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 का अगर मैं 2 1 के साथ पेयर बनाऊं, ठीक है, तो इसमें
1 2 और 2 1 है, तो इसके लिए लाजमी तौर पे हमारे पास 1 और 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब फिर अगेन मैं देख लेती हूँ कि अब 1 2 का मैंने 2 1 के साथ तो बना लिया, अब मुझे इसको सब के साथ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं 1 2 का 2 2 के साथ बनाती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास 1 2 का होना ज़रूरी है, जो कि ये सेल्फ कूट है, ठीक है। अब मैं 1 2 का मज़ीद किसी के साथ पेयर जो नहीं बना सकती, ठीक है। तो अब 1 2 हमारे पास ओके कर रहा है। अब मैं 2 1 को देखती हूँ। अब 2 1 के लिए मुझे इसके साथ कौन सा पेयर चाहिए? वो वाला पेयर चाहिए जो 1 से स्टार्ट हो। तो 1 से ये 2 स्टार्ट होते हैं। पहले मैं इसको देख लेती हूँ। अगर मैं 2 1 को पहले रखती हूँ और फिर 1 2 को रखती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा पेयर होना चाहिए? यानी कि ये देखो, ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी हमारे पास क्या बनेगा? 2 2 बनेगा, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब 2 1 को मैं 1 1 के साथ भी चेक करूंगी। 2 1 है, उसके लिए मुझे 1 1 चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 1 का होना ज़रूरी है, जो कि ये होता है। तो मीन ये वाले जो नंबर हैं, ये हमारे पास क्या करें? इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें। नेक्स्ट हम 3 4 वाले के लिए चेक कर लेते हैं। अब 3 4 को मैं किसके साथ देखूंगी? वो वाले देखूंगी जिनका स्टार्ट जो है 4 से होता हो। तो 3 4 को जब मैं 4 1 के साथ देखूंगी, तो उसके लिए 3 और 1 का होना ज़रूरी है। तो क्या इसके अंदर 3 और 1 है? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। तो दैट्स वाई ये जो रिलेशन है, ये R1 जो है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। R2 को देख लेते हैं। अब 1 1 1 1 के साथ मुझे किसी ऐसे का पहले स्टार्ट करने का मतलब उसको देखना पड़ेगा जिसके स्टार्ट में 1 होगा, तो मैं इसको ही देख लेती हूँ। तो इसके लिए 1 और 2 का होना ज़रूरी है, जो कि ये खुद है, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया। अब 1 2 को मैं देखना है, तो 1 2 को मैं किसी ऐसे के साथ देखूंगी जो 2 के स्टार्ट होगा। तो 2 1 जो है वो इसी से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं अगर देखती हूँ 1 2 को 2 1 के लिए, तो उसके लिए 1 1 का होना ज़रूरी है, यानी कि 1 1 का, जो कि ये पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मैं 2 1 को चेक करना चाहती हूँ। अब 2 1 को मुझे किसी ऐसे के लिए चेक करना पड़ेगा जिसके स्टार्ट पे 1 हो। तो 1 1 के स्टार्ट पे 1 है, तो इसके लिए हमारे पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है? 2 और 1 का होना ज़रूरी है। बट यहाँ पे 2 1 भी हमें मिल गया है, ठीक है। अब 2 1 को मैं चेक करती हूँ 1 2 के साथ। ये 2 1 है और दिस इज ये 2 1 और ये है 1 2। तो इसके लिए हमारे पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है? ए बी पड़ा हुआ है, बी सी भी पड़ा हुआ है, तो साथ में बी सी होना चाहिए। तो ये ए सी होना चाहिए, ए और ये सी है। यानी कि इसके लिए मेरे पास 2 और 2 का होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। नहीं पड़ा हुआ, तो दैट्स वाई ये भी हमारे पास क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। R3 को देख लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, R3 में क्या है? हम 1 2 को देखते हैं। 1 2 को मुझे किसी ऐसे के साथ देखना पड़ेगा जो स्टार्ट 2 से हो रहा हो। तो 2 1 है, इसके लिए 1 1 का होना ज़रूरी है, जो कि पड़ा हुआ है। फिर 1 2 को मैं 2 2 के साथ देखती हूँ, तो उसके लिए फिर अगेन 1 2 का होना ज़रूरी है, जो कि खुद पड़ा हुआ है। फिर अब मैं इस पेयर को देख लिया। अब मैं 1 1 को देखती हूँ जो स्टार्ट 1 से हो रहे हैं। 1 1 को देखती हूँ 1 2 के साथ, तो उसके लिए 1 2 का होना ज़रूरी है, जो कि पड़ा हुआ है। 1 1 को देखती हूँ 1 4 के साथ, जिसके लिए फिर 1 4 होना चाहिए, तो ये भी पड़ा हुआ है। अब मैं देखती हूँ 2 1 को भी देख लिया हमने। 2 1 को देख लिया, 2 1 को देख लिया, 2 2 भी हो गया, 3 3 तो सेल्फ है। 4 1 को देखते हैं। 4 1 को मुझे किसी ऐसे के साथ देखना पड़ेगा जिसके स्टार्ट में 1 हो। यानी कि अब 4 1 को जो मैं है ब्लैक यूज कर लेते हैं। अब 4 1 को जो है मैं 1 2 के साथ भी चेक करूंगी, 1 1 के साथ भी करूंगी, 1 4 के साथ भी करूंगी, क्योंकि इन सब के इनिशियल जो है वो जो मतलब उनके अंदर स्टार्ट में 1 है, ठीक है। जब मैं 4 1 को 1 1 के साथ चेक करती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास 4 1 का पेयर होना चाहिए, जो कि वो खुद है। 4 1 को जब मैं 1 2 के साथ चेक करती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास 4 2 का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 4 2 नहीं पड़ा हुआ। 4 2 ना होने की वजह से ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। R4 को देख लेते हैं। R4 में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 2 1 पड़ा हुआ है। अब 2 1 को मैं किसी ऐसे के साथ चेक करूंगी जिसके स्टार्ट में 1 हो, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, तो 2 1 को मैं मजीद नहीं चेक कर सकती। 3 1 के लिए भी मुझे किसी ऐसे को देखना पड़ेगा जिसके लिए स्टार्ट में 1 हो, बट यहाँ पे कोई ऐसा पेयर नहीं है। 3 2 के लिए मुझे किसी ऐसे के साथ इसको चेक करना पड़ेगा जिसके स्टार्ट में 2 हो, तो ये 3 2 है और ये 2 1 है, तो इसके लिए 3 और 1 का होना जरूरी है, जो कि पड़ा हुआ। 4 1 के लिए अगेन मुझे किसी ऐसे को देखना पड़ेगा जिसके स्टार्ट में 1 होगा, बट यहाँ पे किसी के स्टार्ट में 1 नहीं है। 4 2 के लिए मुझे किसी ऐसे को देखना पड़ेगा जिसके स्टार्ट में 2 है, तो वो क्या है? 2 1 पड़ा हुआ है। जब मैं 4 2 और 2 1 को देखूंगी, तो उसके लिए मेरे पास 4 और 1 का पेयर होना जरूरी है, जो कि ये पड़ा हुआ है। नेक्स्ट 4 3 है, उसके लिए मुझे किसी ऐसे को देखना पड़ेगा जिसके स्टार्ट में क्या हो? 3 हो, तो एक तो 3 इसके स्टार्ट में और एक इसके स्टार्ट में है, तो मैं पहले 4 3 को 3 1 के साथ देख लेती हूँ। जब मैं 4 3 को 3 1 के साथ देखती हूँ, तो इसके लिए मेरे पास 4 और 1 का पेयर होना चाहिए, जो कि पड़ा हुआ है। जब मैं 4 3 को 3 2 के साथ देखती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास 4 और 2 का होना ज़रूरी है, जो कि पड़ा हुआ है। तो मीन ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है।
R5 को देख लेते हैं। 1 2 के लिए मुझे किसी ऐसे को देखना, 1 1 के लिए मुझे किसी ऐसे को देखना पड़ेगा जिसका स्टार्ट 1 से हो रहा हो, तो इसका हो रहा है, तो इसके लिए 1 2 का होना जरूरी है जो कि पड़ा हुआ है। 1 3 के लिए भी इसका 1 3 का होना जरूरी है, ये इसके लिए भी सेटिस्फाई है, इसके लिए भी और है, तो ये सेल्फ आ गया, ये भी सेटिस्फाई। 2 3 के लिए मुझे किसी ऐसे को देखना पड़ेगा जिसका स्टार्ट 3 से हो रहा हो, तो इसको मैं इसके साथ देखूंगी और इसको मैं इसके साथ देखूंगी। जब मैं इसको 2 3 को 3 3 से देखती हूँ तो उसके लिए 2 3 का होना जरूरी है जो कि ये खुद है। जब मैं 2 3 को 3 4 के लिए देखूंगी तो उसके लिए 2 और 4 का होना जरूरी है, तो 2 और 4 भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मीन ये भी, इसके लिए भी सबको चेक करेंगे तो ये भी ट्रांजिटिव जो है प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है। अब 3 4 को मुझे किसी ऐसे से देखना पड़ेगा जिसके स्टार्ट में हमारे पास क्या हो, 4 हो, ठीक है। तो जब कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा, ऑर्डर पेयर पड़ा ही नहीं है, यानी कि ए बी तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, बट जब इसके अंदर ए बी हमें पड़ा हुआ मिल गया, बट यहाँ पे बी सी पड़ा ही नहीं है। जब ये चीज पड़ी ही नहीं है तो इसके लिए हम ये चीज कैसे चेक कर सकते हैं, तो दैट्स वाई इसको भी मैं कह देती हूँ कि ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। 14 एग्जाम्पल नंबर 14 में वो कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल 5 को रीड करो और बताओ कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। विच ऑफ दीज रिलेशंस आर इन एग्जाम्पल 5 आर ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल 5 को रीड करना है और उसमें देखते हैं कौन कौन सा रिलेशन जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिव है या नहीं है। ओके तो सबसे पहले तो ट्रांजिटिव हमें क्या कहती है कि ए और बी पड़ा हुआ है और उसके लिए बी और सी भी पड़ा हुआ है, तो लाजमी तौर पे जो है वो ए और सी भी पड़ा होना चाहिए, ठीक है। R1 में देख लेते हैं, R1 में किस तरह के पेयर्स पड़े हुए हैं जिसमें ए जो है वो लेस देन आर इक्वल टू बी है। अगर ए जो है वो कोई ऐसा नंबर है बी से छोटा है, तो बी जो है वो किसी तीसरे नंबर जो सी मैं मान लेती हूँ वो उससे लेस देन या फिर इक्वल हो, तो दिस इज अ फैक्ट कि ए, अगर ए जो है बी से छोटा है तो बी किसी और नंबर सी से छोटा है, तो ए जो है वो सी से भी छोटा होगा, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे। अगर हम इसको किसी एग्जांपल के थ्रू देख लें, लेट्स सपोज ए जो है वो मेरे पास 2 है, बी जो है वो मेरे पास 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 जो है वो 3 से छोटा है, 3, अब मैं सी किसी एक नंबर को ले लेती हूँ, 4 को ले लेती हूँ, 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो सी यहाँ पे क्या है 4 है, तो 2 जो है वो लाजमी तौर पे सी से छोटा होगा, तो ये हमारे पास क्या है, R1 जो है ट्रांजिटिव है। सेम मैं यहाँ पे इसको लेस देन के लिए यूज कर रही हूँ, इसको ग्रेटर देन के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। मीन इसको सेम जैसे कि आप 3 मतलब अगर बी जो है, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो बी जो है वो किसी दूसरे नंबर सी से बड़ा है, तो उसका मतलब है कि ए जो होगा वो सी से भी बड़ा होगा, तो इसके लिए भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो होल्ड कर रही है। अब इसमें इक्वालिटी को तो हम चेक ही नहीं करते, वो तो लाजमी तौर पे हमारे पास ट्रांजिटिव होती है। अब ए जो है अगर मैं कहती हूँ कि वो किसी नंबर बी के प्लस माइनस है, तो बी जो है वो किसी तीसरे नंबर जो सी है उसका पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो ए जो होगा वो भी सी का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ये वाली जो कंडीशन है ये भी सेटिस्फाई होती है, ये भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव। 4 तो ऑलरेडी ट्रांजिटिव है क्योंकि उसमें इक्वालिटी है, और इक्वालिटी हमेशा हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिटिव ही होती है। अब ए जो है क्या वो हमारे पास किस तरह का एलिमेंट है कि बी के अंदर 1 ऐड करूं तो वो हमारे पास एक इक्वल आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सा हमारे ऑर्डर पेयर पता है। लेट्स सपोज ए जो है मैं उसको 2 ले लेती हूँ और बी को मैं 1 ले लेती हूँ। अब बी के अंदर मैं 1 ऐड करती हूँ तो वो 2 बन जाएगा ना, मीन यहाँ पे क्या है, मैं इस 1 के अंदर 1 ऐड करूंगी तो वो 2 बन जाएगा जो कि हमारे पास ए है, तो ये वाला एक मैं पेयर ये ले लेती हूँ और दूसरा मैं पेयर लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ 1 और 0 का, ये भी इस रिलेशन का पार्ट होगा ना। देखो 0 के अंदर मैं 1 ऐड करती हूँ तो वो 1 बन जाएगा जो कि ये है, तो ये मान लो ये ए बी है, ए बी के लिए बी सी भी पड़ा हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि 2, अब क्या होगा उसके लिए ए सी पड़ा होना चाहिए, तो क्या 2 0 जो है वो भी इस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। 0 के अंदर अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो क्या वो ए बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 0 के अंदर जब मैं 1 ऐड करूंगी तो वो तो 1 बनेगा, बट यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो मीन ए बी अगर मिल जाए और बी सी भी पड़ा हो बट उसके लिए ए सी हमें नहीं मिल सकता, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दैट्स वाई ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके इसके लिए अगर मैं ले लेती हूँ 2 1 वाला पेयर ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 + 1 करती हूँ तो वो 3 आता है जो कि इस रिलेशन के अंदर आ जाता है, और साथ में मैं ले लेती हूँ इसका 1 और 2 ले लेती हूँ, या 1 और
ओके 1 और 2 ही ले लेती हूँ, ठीक है 1 और 2 ले लेती हूँ, वो भी हमारे पास 3 आएगा तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है 2 और 1 लिया और 1 और 2 लिया तो उसके लिए मेरे पास 2 और 2 भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बट जब मैं 2 और 2 को ऐड करती हूँ तो वो 4 बन जाएगा, 4 जो है वो इस रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई इसकी हमने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दी है कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 जिसमें हमने ट्रांजिटिव देखना था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 14 थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, डिवीजन रिलेशन देखना है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर, और बताना है क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि अगर जो ए है वो बी को डिवाइड कर रहा है और बी जो है वो किसी दूसरे नंबर सी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या जो ए है वो सी को डिवाइड करेगा? अगर तो ऐसा हो जाता है तो मीन ये ट्रांजिटिव है, अगर ऐसा नहीं होता तो मीन ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक एग्जांपल इसकी कर लेते हैं। ए में ले लेती हूँ 2, बी ले लेती हूँ 4 और मैं जो सी है वो ले लेती हूँ 8। अगर जब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करती हूँ तो जो 2 है वो 4 को डिवाइड करता है, यस ऑफ कोर्स करता है, ठीक है। क्या जो 4 है वो 8 को डिवाइड करता है, यस करता है, ठीक है। मैंने 8 को अंदर रखूंगी तो वो 4 पे, तो क्या जो 2 है वो 8 को डिवाइड करेगा, यस करेगा, ठीक है। पूरा पूरा वो डिवाइड कर देता है, 2 4 8 होता है, ठीक है। तो मीन अगर ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है और कोई दूसरा नंबर बी जो है वो सी को डिवाइड कर रहा है तो ए जो है वो लाजमी तौर पर सी को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हो और वैसे भी बता सकते हो। दैट्स मीन के यहाँ पे जो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। बस हमने इसकी 15 एग्जाम्पल करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। ओके एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट पड़े हुए हैं 0 1 2 3 4 और बी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3 वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ। अब हम लोगों ने इनका करना है, रिलेशन बनाना है और बताना है कि क्या ये वाली जो रिलेशन दिया हुआ है क्या ये इस पे सेटिस्फाई, मतलब कौन कौन से ऑर्डर पेयर उसके अंदर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने वो वाले ऑर्डर पेयर बताने हैं। तो इसको एक तो या तो आप डायरेक्ट देख लो, ठीक है, या फिर आप इसका क्या करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लो ए का बी के साथ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ए बी लिखा हुआ है तो ए बी का मतलब है कि पहला एलिमेंट जो होता है वो आपको पता है पहले सेट से होता है और दूसरा एलिमेंट जो वो दूसरे सेट से होता है ऑर्डर पेयर में। तो इसका मीन है कि जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट से लिया जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सेट से लिया जाएगा। तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को एग्जांपल में भी बनाना सिखाया है। कैसे करेंगे कि ज़ीरो का पहले ज़ीरो को लेंगे, उसको सारे बी के एलिमेंट्स के साथ लिखेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा, फिर 0 1 आ जाएगा, इसी तरह 0 2 आ जाएगा, फिर 0 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, फिर 1 0 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, फिर 2 0 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके जो भी ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अब उसमें क्या होना चाहिए, हमें वो वाले ऑर्डर पेयर चाहिए जिसमें ए बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 0 जो है वो 0 के इक्वल है, तो मीन में इस ऑर्डर पेयर के अंदर हमारे पास ये आ सकता है ना 0 0 वाला, तो इसके आंसर में क्या आ जाएगा 0 0, और कहीं पे जाके इसके आंसर में 1 1 भी आ जाएगा और 2 2 भी आ जाएगा और 3 3 भी आ जाएगा। अब 4 4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस जो सेट है इसके अंदर 4 पड़ा हुआ है बट इस सेट के अंदर 4 नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए 4 4 नहीं आएगा, 0 0 1 1 2 2 और 3 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में वो कह रहा है कि आप लोगों ने वो वाले पेयर्स लेने हैं जिसमें ए और बी को अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए। तो इसको हमें सबके लिए चेक करना पड़ता है। अगर मैं 0 0 को ऐड करती हूँ तो हमारे पास 0 आएगा, 0 1 को ऐड करती हूँ तो भी हमारे पास 0 1 आएगा, 0 3 को ऐड करती हूँ तब भी नहीं आएगा। बट जब मैं 0 और 4 को ऐड करती हूँ तो हमारे पास वो आंसर 4 आ जाएगा। तो मीन इसके अंदर हमारे पास कौन सा ऑर्डर पेयर आ जाएगा, एक तो 0 4 का आ जाएगा, फिर हमारे पास मैं 1 को सबके साथ चेक करूँगी तो 1 और 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 और 2 आ जाएगा क्योंकि 2 और 2 का आंसर भी 4 होता है, और लास्ट पे फिर हमारे पास 3 और 1 का पेयर भी आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आएगा क्योंकि इस और 4 और 0 का भी पेयर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये वाले इसके अंदर है। अब वो वाले हमें चाहिए जिसमें ए बी से बड़ा हो, तो ए बी में 0 0 यहाँ पे 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो हमें वो वाले चाहिए जिसमें ए बड़ा होगा
बी से, यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो बड़ा होगा बी से। तो ए कौन किस तरह का होगा, लेट्स सपोज के हम लोग ले लेते हैं, हमें कौन से पेयर चाहिए, वो वाले पेयर चाहिए जिसमें हमारे पास क्या होगा, ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 1 और 0 का पेयर ले लेती हूँ तो उसमें क्या है, ए जो है वो बी से बड़ा है। और अगर मैं ले लेती हूँ 3 और 2 का ले लेती हूँ तब भी ए जो है बी से बड़ा है, तो वो वाले सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे जो उसके अंदर है। अब ए डिवाइड्स बी कर रहा है तो मीन बी को मैं अंदर रखूँ और वो ए उसको डिवाइड कर दे पूरा पूरा, तो मुझे वो वाले एलिमेंट चाहिए जो जिसमें अगर मैं ए को बी को अंदर रखूँ और ए पे डिवाइड करूँगी तो वो पूरा पूरा आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास पेयर है 1 और 2, 1 और 1 का हो गया, 1 और 2 का हो गया, 1 और 3 का हो गया, 1 एंड 4 का हो गया, 2 और 4 का हो गया, 4 और 4 का हो गया, 3 और 3 का हो गया, 2 और 2 का हो गया, तो वो सारे इसके अंदर ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। जीसीडी वो वाले पेयर लेने हैं जिनका जीसीडी हो, जो हमारे पास है वो 1 हो। तो जो हमारे पास डिस्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका जीसीडी 1 होता है। डिस्टेंट एलिमेंट्स मीन जिनका कोई भी हमारे पास जो मल्टीपल है वो कॉमन मल्टीपल ना हो। जैसे कि हमारे पास 1 और 2 है, 1 और 2 का जीसीडी 1 होगा, 2 और 1 का जीसीडी 1 होगा, 3 और 4 का जीसीडी 1 होगा, 2 और 3 का जीसीडी 1 होगा। तो मीन जो डिस्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका जो जीसीडी है वो हमारे पास 1 होगा। इसी तरह अब हमने क्या करना है, वो वाले ऑर्डर पे लिखना है जिसका एलसीएम जो है वो हमारे पास 2 होना चाहिए। अब 2 और 1 का एलसीएम क्या है, 2 है। 1 और 2 का एलसीएम क्या है, 2 है। तो वो वाले इसके अंदर पेयर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कह रहे हैं लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन। उन्होंने रिलेशन दिया और एक सेट दिया हुआ है। अब एक ही सेट दिया हुआ है तो मीन इसका क्या मीन है कि उसका सेल्फ रिलेशन बनाया जाएगा, उसका उसी के साथ रिलेशन होगा। तो यहाँ पे इस सेट को अगर मैं कह देती हूँ, लेट्स सपोज ए कह देती हूँ, तो इसको मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे देती हूँ। ओके, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर, उन्होंने क्या किया, लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन, कि हमें वो वाले सारे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो उस रिलेशन के साथ आएंगे। अब हमें एक सेट दिया हुआ है जिसको मैं लेट कर लेती हूँ कि लेट वो जो सेट है वो हमारे पास ए के इक्वल है, ठीक है। और उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पड़े हुए, ठीक है। अब इस सेट का इसी के साथ हम क्या कर देते हैं, कार्टियन प्रोडक्ट ले लेते हैं और कार्टियन प्रोडक्ट के अंदर वो सारे जो हैं ऑर्डर पेयर राइट कर लेते हैं। अब वो आप लोगों को बनाने आते हैं तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे सारे उसके कार्टियन प्रोडक्ट लिख लिए हैं और मैंने ये भी बताया था कि उसके अंदर कितने आएंगे। जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको उसी से ज़रब दे दें तो दूसरे सेट के एलिमेंट से तो हमारे पास उसके ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। यहाँ पे 6 एलिमेंट है, इसको 6 से मल्टीप्लाई की तो 36, तो इसके ऑर्डर पेयर जो बने वो हमारे पास कितने बने, 36 बने। आप लोग चाहो तो इस तरह कार्टियन प्रोडक्ट निकाल के भी इसका आंसर दे सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी दे सकते हो। अब जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या हमारे पास गिवन है कि हम लोगों ने क्या करना है, ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसके अंदर जो ए जो है वो करना चाहिए किसको, बी को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अब ए डिवाइड्स में बी का मीन है कि बी को अंदर रखो, ए पे डिवाइड करो तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो वाले हम लोगों ने आर के अंदर ले लेने हैं। तो वो वाले ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 1 जो है वो डिवाइड करता है तो 1 1 भी आ जाएगा, 1 2 भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, 1 5 भी आ जाएगा और 1 6, क्योंकि 1 जो है वो सबको डिवाइड करता है, ठीक है। क्या 2 1 आएगा, नहीं आएगा। 2 2 आएगा, यस 2 2 भी आ जाएगा। 2 3 आएगा, नहीं। 2 4, यस 2 4 भी आ जाएगा। 2 5 आएगा, नो। 2 6 भी आ जाएगा, ठीक है। 3 1 आएगा, नो। 3 2 आएगा, नो। 3 3 आएगा, यस 3 3 अभी आ जाएगा। 3 4 भी नहीं आएगा, 3 5 भी नहीं आएगा, बट 3 6 भी आ जाएगा। 4 1 आएगा, नो। 4 2 भी नहीं आएगा, 4 3 भी नहीं आएगा, बट 4 4 जो है वो आ जाएगा। 4 5 भी नहीं आएगा, 4 6 भी नहीं आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 नहीं आएंगे, 5 5 आ जाएगा। इसी तरह अब लास्ट पे जस्ट 6 और 6 आ जाएगा। तो ये वो वाले ऑर्डर पेयर हैं जो हमारे पास इस रिलेशन का पार्ट है। अब पार्ट ए में तो हम लोगों ने वो सारे ऑर्डर पेयर लिखने थे। पार्ट बी जो है उसमें वो कह रहा है डिस्प्ले दिस रिलेशन ग्राफिकली एज वी डन इन एग्जांपल 4, कि आप लोग इस रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल 4 में क्या था, अब ए हमारे पास हमने क्या क्या करते थे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में, जो सेट ए पहला सेट होता था उसको इस साइड पे लिख लेते थे उसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 और 6। और जो दूसरे सेट के एलिमेंट है ये सेल्फ रिलेशन था उसका खुद के साथ ही था, तो मैं अगेन वही वाले एलिमेंट्स लिख लेती हूँ 4 5 और 6। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 से 1 है तो 1 से 1 तक एक एरो लूँगी, फिर 1 का 2 के साथ है तो 1 से 2 आ गया, फिर 1 का 3 के साथ है। इनको ये स्ट्रेट लाइन शो करनी है। मेरा ग्राफ कभी भी अच्छा नहीं बनता, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसको अच्छा बनाइएगा, ठीक है। 1 6 यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारा 2 के साथ है,
टू का टू के साथ, फिर टू का फोर के साथ है, तो ये टू है ये फोर है। यहाँ पे फिर टू का जो है वो सिक्स के साथ है, फिर थ्री का थ्री के साथ है, फोर का फोर के साथ है, फाइव का फाइव के साथ है और सिक्स का सिक्स के साथ है। तो ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। पार्ट सी में वो कह रहे हैं डिस्प्ले दिस रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म एज यू डन इन एग्जांपल 4 कि आप इसकी टेबुलर फॉर्म बताएं। तो उसका रिलेशन हम लोग कैसे करते थे, यहाँ पे आर लिखते थे और उसके लाइंस लगा लेते थे। हम उसके बॉटम पे पहला सेट लिखते थे जो कि 1 2 3 4 5 और 6 है, और इसके लेफ्ट साइड पे हम लोग दूसरा सेट लिखते थे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब रिलेशन देख लेते हैं। 1 का 1 के साथ है, तो ये वाले हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट वाले सेट है और ये दूसरा सेट है। ठीक है, तो हम इधर से देखेंगे 1 का 1 के साथ क्रॉस, 1 का 2 के साथ क्रॉस, 1 का 3 के साथ 4, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 सबके साथ है। जिनके साथ रिलेशन होता है हम वहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, जिनके रिलेशन नहीं होता वो वाली जगह हम खाली छोड़ देते हैं। अब 2 का किसके साथ है, 1 के साथ तो है नहीं, तो ये खाली छोड़ दिया। 2 का 2 के साथ है, 2 का फिर 4 के साथ है, तो फिर 2 का 6 के साथ है। अब 3 का जो है वो 3 के साथ है और 3 का 6 के साथ है। 4 का जस्ट 4 के साथ है, 5 का जस्ट 5 के साथ है और 6 का जस्ट 6 के साथ है। तो ये इसकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने बताना है कि कौन से जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, ये हमारे पास फॉर ईच ऑफ दीज रिलेशंस ऑन द सेट, सेट कौन सा 1 2 3 4, डिसाइड वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इट वेदर इट इज सिमेट्रिक, वेदर इट इज एंटी सिमेट्रिक एंड वेदर इट इज ट्रांजिटिव। हम लोगों को ये चार कंडीशंस दी हुई हैं, हम लोगों ने देखना है कि क्या ये इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता। अब पार्ट ए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि जितने भी इस सेट के अंदर एलिमेंट पड़े होंगे उन सब का सेल्फ रिलेशन मौजूद होना चाहिए। बट यहाँ पे 2 2 है, 3 3 भी है, बट यहाँ पे 1 1 और 4 4 नहीं है। दैट्स वाई ये वाला जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दो, अगर ए बी पड़ा हुआ है तो उसके लिए बी सी लाजमी पड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 2 3 पड़ा हुआ है, तो क्या 3 2 पड़ा हुआ है, यस पड़ा हुआ है। 2 4 पड़ा हुआ है, 2 4 के लिए हमारे पास 4 2 का होना जरूरी है, बट यहाँ पे 4 2 नहीं पड़ा हुआ, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक में ऐसा है कि अगर ए बी पड़ा हुआ है और साथ में उसका बी ए भी पड़ा हुआ है, तो ये तभी हो सकता है जब ए जो है वो बी के इक्वल हो। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को नहीं देखने। डायगोनल एलिमेंट्स वो जिनका आई मीन जिनका सेल्फ रिलेशन है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 3 पड़ा हुआ है, 2 3 के लिए 3 2 भी पड़ा हुआ है, बट 2 और 3 जो है वो क्या सेम है, नहीं, 2 और 3 जो है वो इक्वल नहीं है। तो दैट्स मीन कि ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि ए बी अगर हो और साथ में बी सी भी पड़ा बी ए भी पड़ा हो, तो ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों ए और बी इक्वल हो, बट 2 और 3 जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए भी पड़ा हुआ है और साथ में बी सी भी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमारे पास क्या है, ए सी पड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 3 पड़ा हुआ है, 3 2 पड़ा हुआ है, 3 2 के लिए हमारे पास 2 2 भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 4 पड़ा हुआ है, 2 3 पड़ा हुआ है और साथ में हमारे पास 3 4 3 3 4 भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पार्ट ए है ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। अब बी को चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ। अब ये सबसे पहले तो इसके अंदर 1 1 पड़ा हुआ है, 2 2 भी पड़ा हुआ है, 3 3 भी पड़ा हुआ है और 4 4 भी पड़ा हुआ है। तो मीन ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव तो है। अब इसका सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। 1 2 पड़ा हुआ है, 1 2 के लिए 2 1 भी पड़ा हुआ है, बाकी सारे तो हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो मीन ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि ये हमारे पास क्या है, 1 2 पड़ा हुआ है, उसके लिए 2 1 पड़ा हुआ है, उसके लिए 1 1 भी पड़ा हुआ है। तो ये मतलब चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को चेक करना आता है। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी सिमेट्रिक है। तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, इसको चेक कर लेते हैं। अब 2 1 पड़ा हुआ है, 2 1 के लिए 1 2 भी पड़ा हुआ है, लेकिन 1 और 2 जो है वो इक्वल नहीं है, तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी में सबसे पहले तो ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3, मीन कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। 2 4 पड़ा हुआ है, 2 4 के लिए 4 2 पड़ा हुआ है, दैट्स दिस इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव 2 4 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि क्या होना था कि 4 2 पड़ा हुआ है, 4 2 के लिए हमारे पास 2 4 भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ए बी हो और बी सी हो तो उसके लिए लाजमी तौर पे ए सी होना चाहिए, तो यहाँ पे ए सी क्या है, 4 4 है, तो 4 4 यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है।
अब एंटीसिमेट्रिक देख लेते हैं। एंटीसिमेट्रिक के लिए 2 4 पड़ा हुआ है, 4 2 भी पड़ा हुआ है, बट 4 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो ये सिर्फ हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट इसमें ना तो 1 1 है, ना 2 2, ना 3 3 है, तो ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें 1 2 है बट 2 1 नहीं है, 3 2 2 3 है, 3 2 नहीं है, 3 4 है, 4 3 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब एंटीसिमेट्रिक ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो इसमें 2 3 पड़ा हुआ है, 3 4 भी पड़ा हुआ है, बट इसमें 2 4 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब एंटीसिमेट्रिक है क्या ये, तो 1 2 पड़ा हुआ है। 1 2 के लिए हमारे पास 2 1 होना चाहिए था। अगर 2 1 होता तब हम देखते हैं कि 1 और 2 इक्वल है, बट हमारे पास ए बी पड़ा हुआ है। बी ए है ही नहीं। जब बी ए है ही नहीं तो हम ए इज इक्वल टू बी चेक नहीं करेंगे। तो मेन हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंटीसिमेट्रिक है। अब इसमें 1 1 भी पड़ा हुआ है, 2 2 भी पड़ा हुआ है, 3 3 भी पड़ा हुआ है, 4 4 भी पड़ा हुआ है, तो दैट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास रिलेटिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, एंटीसिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि क्या ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव है। नहीं, नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। फिर देख लेते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। 1 3 पड़ा हुआ है, 1 3 के लिए हमारे पास 3 1 पड़ा हुआ है, 1 4 पड़ा हुआ है, 1 4 के लिए हमारे पास 4 1 नहीं पड़ा हुआ, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 3 पड़ा हुआ है, 2 3 के लिए 3 1 भी पड़ा हुआ है, तो उसके लिए 2 1 का होना जरूरी है, बट यहाँ पे 2 1 भी नहीं पड़ा हुआ, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब एंटीसिमेट्रिक देख लेते हैं। एंटीसिमेट्रिक के लिए देखो 1 3 पड़ा हुआ है, 1 3 के लिए 3 1 भी पड़ा हुआ है, तो लेकिन 1 और जो 3 है वो हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है, तो मीन ये हमारे पास इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मीन ये किसी भी प्रॉपर्टी को जो पार्ट एफ है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं डिटरमिन वेदर द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल पीपल इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड और ट्रांजिटिव वेदर ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ। हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग बताओ कि क्या ये सेट ऑफ ऑल पीपल है। यहाँ पे सेट क्या है, पीपल वाला सेट है, ठीक है। वहाँ पे सेट क्या था, 1 2 3 4 का था। तो हम लोगों ने बताना है कि क्या इन प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। अब ए जो है वो टैलर देन है बी, यानी कि एक इंसान है ए और एक इंसान है बी। ए जो है वो बी से लंबा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, जब ए बी से लंबा है तो वो ए जो है वो बी के इक्वल तो नहीं हो सकता ना। तो मीन ये जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमेट्री के लिए देख लेते हैं। सिमेट्री के लिए क्या है, अगर ए बी से लंबा है तो बी को ए से भी लंबा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल। कोई इंसान है वो दूसरे इंसान से, एक इंसान ए है एक इंसान बी है, एक इंसान जो ए है वो बी से उसका कद लंबा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बी भी लंबा होगा एट द सेम टाइम? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव को देख लेते हैं। अगर जो ए है, ये हम लोग पहले प्रॉपर्टीज में भी देख चुके हैं कि ए जो है ग्रेटर देन है बी से, और कोई नंबर है बी जो कि सी से ग्रेटर है, तो ए जो है वो सी से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, अगर एक इंसान ए है वो बी से लंबा है और बी किसी तीसरे इंसान सी से लंबा है, तो ए जो है वो सी से भी लंबा होगा। तो मीन यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी होल्ड कर रही है। था कि क्या ये एंटीसिमेट्रिक है। तो ए जो है वो कलर है बी से, तो ए अगर जो है वो बी से रिलेट कर रहा हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या एंटीसिमेट्रिक क्या होती है, ए अगर बी से रिलेट कर रहा हो और बी ए से रिलेट कर रहा हो, तब वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे ए जो है वो बी से रिलेट तो कर रहा है, बट जो बी है वो ए से रिलेट नहीं कर रहा, मीन सेम टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जस्ट दिस इज एंटीसिमेट्रिक, यानी कि ए बी से टालर है बट सेम टाइम पे बी जो है वो ए से टालर नहीं हो सकता। जब ए बी है और बी ए है ही नहीं, तो हम उसके लिए ए इज इक्वल टू बी चेक नहीं करते, हम उसको कह देते हैं कि यस दिस इज एंटीसिमेट्रिक। तो यहाँ पे जो ए पार्ट है वो एंटीसिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ए एंड बी वर बोर्न ऑन द सेम डे, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं कि अब वो दोनों सेम डे पे पैदा हुए, जिस तो हम उसको कह सकते हैं कि यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, जिस हम ए जो है और बी हैव सेम बर्थडे, सेम विद बी एंड ए हैव सेम बर्थडे, ठीक है, यानी कि ए और बी की बर्थडे सेम है और बी और ए की सेम है, तो हम उसको कह सकते हैं यस दिस इज सिमेट्रिक। अब एंटीसिमेट्रिक के लिए एंटीसिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं क्या ये एंटीसिमेट्रिक है या नहीं। नहीं, दिस इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक, क्योंकि ए और बी की बर्थडे सेम है और बी और ए की भी बर्थडे सेम है, बट ए और बी जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो से एक पर्सनैलिटी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बर्थडे जो है वो शेयर कर सकते हैं, मीन बर्थडे उनकी सेम हो सकती है, बट लेट्स सपोज जो मेरी बर्थडे है वो किसी और की भी बर्थडे हो सकती है, बट वो और मैं सेम नहीं है, ठीक है, हम डिफरेंट इंडिविजुअल है, ठीक है।
तो यहाँ पे एंटीसिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव, जिस दिन एक ए है, वो जिस दिन पैदा हो रहा है बी भी उसी दिन पैदा हो रहा है। इसी तरह कोई एक इंसान है सी, वो भी उसी दिन पैदा हो रहा है। तो ए और बी की अगर बर्थडे सेम है, बी और सी की बर्थडे सेम है, तो ए और सी की भी बर्थडे सेम होगी। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। पार्ट सी इज ए हैज द सेम फर्स्ट नेम एज बी। अब जो ए का फर्स्ट नेम है वो बी का भी फर्स्ट नेम है, तो मैं इसको कह सकती हूँ यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करते हैं, तो ए और बी जो है उनका नाम सेम है, तो मीन बी और ए का भी नाम सेम है, तो दिस इज सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब ए का जो नाम है वो बी का नाम है, मीन ए, और जो बी का नाम है वो ए का नाम है, बट ए और बी जो है वो सेम नहीं है। जो मेरा नाम है आयशा, वो किसी एक और गर्ल है उसका नाम भी आयशा है, ठीक है। तो मेरा और उस गर्ल का नाम जो है वो सेम है, यानी कि ए और बी है, वही सेम उस लड़की का नाम जो है वो मेरे नाम से सेम है, मीन बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो गर्ल और मैं हम सेम नहीं है। तो ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव, यस दिस इज ट्रांसिटिव। जो मेरा नाम है वो बी का भी नाम है, ठीक है, और जो बी का नाम है वो किसी और सी का भी नाम है, ठीक है। तो बी और सी का नाम सेम है, मेरा और यानी कि ए और बी का नाम भी सेम है, तो सेम ए और सी का नाम भी जो है वो सेम हो सकता है, तो ये ट्रांजिटिव है। लास्ट पार्ट इज ए एंड बी हैव अ कॉमन ग्रैंड पेरेंट। कॉमन ग्रैंड पेरेंट है ए और बी के, तो क्या ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है? तो ए जो है, तो मीन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है हमारे पास, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं, तो यस दिस इज सिमेट्रिक। जो मेरे ग्रैंड पेरेंट हैं वो मेरे कजन्स के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और जो मेरे कजन के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं, तो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मेरे कजन के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और जो मेरे कजन के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मेरे भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बट मैं और मेरे कजन जो हैं वो सेम नहीं है, हम डिफरेंट है, तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक ये नहीं है। ट्रांजिटिव, सेम ट्रांजिटिव भी नहीं है। लेट्स सपोज मैं और मेरी फर्स्ट कज़न जो है, हम दोनों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कॉमन ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सेम जो मेरी फर्स्ट कज़न है उसकी कोई सेकंड कज़न है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स सेम है, बट मेरी और मेरी जो फर्स्ट कज़न की जो कज़न है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो सेम नहीं है, तो दैट्स मीन कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज के एक ए है और एक बी है, इनके कॉमन ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह जो बी है और सी है, इनके कॉमन ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। बट ए और सी के ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कॉमन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करते। ओके, 9.1 के हम लोगों ने इतने ही क्वेश्चन करने थे। अगर किसी क्वेश्चन की आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में या टेक्स्ट करके पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।